बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे किसका दिमाग और पैसा था? क्या बांग्लादेश की जनता के विद्रोह की वजह से तख्ता पलट हुआ था, या फिर शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग की गई थी? ये सारे सवाल बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद से लोगों के मन में उठ रहे थे। अब यह बात धीरे धीरे खुल रही है कि बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे कौन था। खुद बांग्लादेश के नए पीएम ने इसके संकेत दे दिए। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री आजकल अमेरिका गए हुए हैं और उनके अमेरिका जाने के बाद से जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के पीछे अमेरिका का हाथ था। जो हम लोग कह रहे थे कि भैया ये अमेरिका ने गेम किया है वहां पर शेख हसीना को हटाने के लिए, वही बात अब पीएम मान रहे हैं। अमेरिकी एजेंसियों ने बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रची। शेख हसीना को हटाने की प्लानिंग 2019 से चल रही थी। यह चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि अमेरिका से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि बांग्लादेश में अमेरिका के जिस खेल की बात की जा रही थी, क्या वो वाकई में सच था। क्योंकि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस अमेरिका जाकर जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले और जिस तरह से जो बाइडेन ने मोहम्मद यूनिस को हाथों हाथ लिया, बाइडेन मोहम्मद यूनिस से इस तरह से मिले जैसे मोहम्मद यूनिस अमेरिका का कोई बड़ा काम करके आए। इन्हीं तस्वीरों से सवाल उठे कि बांग्लादेश में क्या अमेरिका का ही खेला था कि शेख हसीना को हटाकर वहां पर मोहम्मद यूनिस को बैठा दिया जाए। क्योंकि शेख हसीना अमेरिका के दबदबे को मान रही थी और मोहम्मद यूनिस को प्रो अमेरिका माना जाता है, यानी अमेरिका जो कहेगा वो ही मोहम्मद यूनिस करेंगे। क्या इसलिए मोहम्मद यूनिस पर बाइडेन ऐसे प्यार लुटा रहे हैं जैसे यूनिस को जो काम सौंपा गया वो करके आया है? इस मुलाकात में जो बात भी हुई वो भी संदेह पैदा करती है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बांग्लादेश के हालात को लेकर बात की और यूनिस को पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिया। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बांग्लादेश में होने वाले सुधार को अमेरिका समर्थन देता रहेगा, बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में सपोर्ट करेगा, बांग्लादेश की नई सरकार को वहां नए रिफॉर्म्स लागू करने चाहिए जो पिछली सरकार में नहीं हो पा रहे थे। अगर बांग्लादेश के छात्र अपने देश के लिए इतनी कुर्बानी दे सकते हैं तो उनकी और मदद करनी चाहिए। यानी अमेरिका ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में वो सुधार हो जो अमेरिका चाहता है। ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका जिस देश का समर्थन करता है उससे दुनिया की सभी बड़ी संस्थाओं से मदद मिलनी शुरू हो जाती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट का अमेरिका ने समर्थन किया तो बाइडेन ने बांग्लादेश की नई सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस से मुलाकात करके गले लगाया, और न सिर्फ गले लगाया बल्कि बांग्लादेश के लिए खजाना खोल दिया। न्यूयॉर्क में ही मोहम्मद यूनिस ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात कर ली। इस दौरान बांग्लादेश को आर्थिक मदद के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को राहत पैकेज अप्रूव किया। बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक $3.5 बिलियन यानी करीब 29,270 करोड़ रुपए देगा। इससे पहले अमेरिका भी $200 मिलियन दे चुका है। इससे पहले शेख हसीना की सरकार थी तो अमेरिका समेत दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं बांग्लादेश को पैसा देने से कतराती थी। लेकिन तख्ता पलट हुआ और अमेरिका का करीबी नेता सरकार का प्रमुख बन गया तो अमेरिका जो है वो बांग्लादेश के लिए खजाना खोल रहा है। डोनाल्ड लू को तख्ता पलट एक्सपर्ट या रिजीम चेंज ऑपरेशंस का मास्टर कहा जाता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले मई में ही डोनाल्ड लू ढाका गए थे। यह भी कहा जाता है कि डोनाल्ड लू ने इमरान खान को भी तख्ता पलट की धमकी दी थी। अमेरिका से लीक हुई सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड लू के अलावा इस ऑपरेशन में अमेरिका के 4 और अधिकारी शामिल थे। इस प्लानिंग में अमेरिका की 5 संस्थाओं की प्रमुख भूमिका थी। 2019 से बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को गिराने की प्लानिंग चल रही थी। प्लानिंग के तहत बांग्लादेश की सरकार विरोधी 3 सिविल सोसाइटी समर्थन कर रही थी। 77 से ज्यादा एक्टिविस्ट को ट्रेनिंग दी गई। 326 आम नागरिकों को पॉलिसी मेकिंग और डिमांड में शामिल किया गया। बांग्लादेश के समाज की कमियों को पता लगाने के लिए रिसर्च हुई। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और परफॉर्मर्स की पहचान की गई। यानी सब प्लान्ड तरीके से हुआ। और ये सारी बातें आपको बांग्लादेश के लिहाज से सिर्फ नहीं समझनी है, ये सारा पैटर्न क्या भारत में भी अप्लाई हो रहा है जिसको हम और आप नजरअंदाज कर रहे हैं, इसको सोचते जाइएगा। आप खुद सोचिए किस लेवल की तैयारी चल रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस योजना में आरक्षण का मुद्दा फ्रंट फुट पर दिख रहा था। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उस पर सरकार के एक्शन से वो मौका मिल गया जब तख्ता पलट का प्लान सफल हो सकता था। तख्ता पलट का प्लान एक्टिवेट होने के साथ ही बांग्लादेश में उसका असर दिखने लगा था। यह प्लान कई स्टेज में लागू हुआ। सबसे पहले शेख हसीना सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया। सरकार के खिलाफ छोटी छोटी कई रैलियां निकाली गई, लोगों को जोड़ा गया। पब्लिक को बताया गया कि सरकार बदले बिना खुशहाली आ ही नहीं सकती। युवाओं और छात्रों को टारगेट किया गया। यूनिवर्सिटीज की स्टूडेंट विंग को सड़क पर उतारा गया।
जो भी सामाजिक संस्था सरकार विरोधी थी उसे पैसे दिए गए। सोशल मीडिया पर सरकार के विरोध में कैंपेन चलाया गया। धीरे धीरे बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ आवाज तेज होती चली। इतने लार्ज स्केल पर यह सब किया जा रहा था कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी। लेकिन प्लान अभी सफल नहीं हुआ था। इसका फाइनल स्टेज शुरू हुआ 2024 के चुनाव के बाद। 2024 के चुनाव में शेख हसीना की जीत पर अमेरिका ने सवाल खड़े किए। चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। मार्च 2024 में अमेरिका के नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव में शेख हसीना ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था। चुनाव से विपक्ष को गायब कर दिया गया। चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए शेख हसीना ने राजनीतिक हिंसा का सहारा लिया, यानी सरकार के खिलाफ पूरी तरह से माहौल सेट कर दिया गया। उसी समय बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गया। जुलाई में छात्रों का आंदोलन हिंसक हो गया। कई छात्र मारे गए। गुस्साए छात्र और आम लोग प्रधानमंत्री के घर में घुस गए, जिसके बाद 5 अगस्त शेख हसीना को जान बचाकर बांग्लादेश से भागना पड़ा। बांग्लादेश पहला और अकेला देश नहीं है जहां अमेरिका ने तख्ता पलट किया है। अमेरिका पर कई देशों की सरकार गिराने की साजिश करने के आरोप पहले भी लगे। हाल ही में वेनेजुएला और कांगो ने अमेरिका पर ऐसा ही आरोप लगाया था। अगस्त में वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगाया। वेनेजुएला का आरोप था कि CIA ने राष्ट्रपति की हत्या की प्लानिंग की थी। वेनेजुएला ने 6 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें एक अमेरिकी नेवी सील कमांडो था। वेनेजुएला के अलावा अफ्रीकी देश कांगो ने भी अमेरिका पर कांगो में तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगाया था। इसी साल सितंबर में कांगो ने 3 अमेरिकी अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी। तीनों अमेरिकी अधिकारियों पर तख्ता पलट की साजिश का आरोप था। आरोप है कि अमेरिकी अधिकारियों ने मई में तख्ता पलट करने की कोशिश की। यह है अमेरिका, जो वैसे तो लोकतंत्र और समानता की बात करेगा, लेकिन अपने फायदे के लिए चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट करता है। अमेरिका दुनिया भर में इसी तरह से करता रहा है। बांग्लादेश ही नहीं, कई बार अमेरिका भारत के खिलाफ भी प्लानिंग करता रहा है। लेकिन यह पीएम मोदी का नया भारत है, जो इस तरह की किसी भी प्लानिंग को सफल नहीं होने दे रहा। अभी हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए, लेकिन पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिकी सरकार ने कुछ ऐसा किया जो उसकी खालिस्तान प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति आवास पर यानी व्हाइट हाउस में खालिस्तान समर्थकों की पहली बार एंट्री हुई। व्हाइट हाउस में खालिस्तानी, सोचिए कितनी बड़ी बात है, वो भी इतिहास में पहली बार। ये सभी खालिस्तानी अमेरिका में अपनी सुरक्षा को लेकर चर्चा के लिए व्हाइट हाउस गए थे। अमेरिकी सरकार ने खालिस्तानी समर्थकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, लेकिन भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब अलगाववाद का समर्थन नहीं है। आपको यह देखना चाहिए कि जिससे आप मिलते हैं वो कैसा व्यक्ति है, उसके डॉक्यूमेंट तो चेक करने चाहिए। अगर आप उन लोगों से मिल रहे हैं जिनके दस्तावेज संदिग्ध हैं, तो इसके बारे में क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आपके लिए कानून के राज से ज्यादा महत्वपूर्ण वोट बैंक है। और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले अमेरिका को खालिस्तानियों से मिलने की क्या सूझी बॉस? यानी ये सब कुछ जो अमेरिका कर रहा है, वो एक तरफ तो उसको पता है भारत को छोड़ के चल नहीं सकते, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी भारत का हित पहले रखते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, तो ये बात अमेरिका को अंदर ही अंदर पसंद तो आती नहीं। क्योंकि पहले तो ये अपने आप को चीता बताता था कि मैं दुनिया का चीता। अब यहां भारत जो है वो दुनिया को लीड करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो इनको पसंद तो नहीं आ रहा, लेकिन भारत को, मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते, तो पीछे पीछे इनका ये खेल चल रहा है। भारत में भी किस तरह से चीजें, सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जाता है, क्या क्या होता है, वो आपको सबको पता है। तो इसलिए यह सोचना कि भारत में कुछ गलत नहीं हो रहा या गलत करने का प्रयास नहीं हो रहा, बॉस फिर आप किसी दुनिया में सोए हुए हैं। यह अच्छी बात है कि भारत अभी तक बचा हुआ है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भी आरोप लगाया था कि अमेरिकी दखल से ही उनकी सरकार गई। शेख हसीना ने यह भी आरोप लगाया था और कहा था कि एक गोरा आदमी उनसे मिलने के लिए आया था और सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को देने के लिए कहा था। ऐसा नहीं करने पर सरकार गिराने की बात कही गई थी। बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमेरिका सैनिक अड्डा बनाना चाहता था। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों से इंकार किया, लेकिन अब अमेरिकी रिपोर्ट से जो बातें सामने आई हैं वो इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश में सरकार गिराने का खेल अमेरिका ने ही रचा था। बांग्लादेश में अमेरिका की वजह से तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को भागना पड़ा, नई सरकार बनी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर, नुकसान बांग्लादेश के हिंदुओं को उठाना पड़ रहा है।
तख्तापलट के बाद से ही बांग्लादेश के कट्टरपंथी हावी हो गए, वहां पर तबाही मचाए हुए हैं। इससे बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं पर सबसे ज्यादा खतरा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी लग रहा है जैसे कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर कर चुके हैं। आप देखिए कि कैसे बांग्लादेश के हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, त्योहार मनाने के लिए रंगदारी मांगी जा रही है, हिंदू कर्मचारियों से जबरन इस्तीफे लिए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे तो अमेरिका मानवाधिकार की बात करता है, मानवाधिकार हनन पे आंखें दिखाता है दुनिया भर, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करता है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के मुद्दे पर इंटरनेशनल लेवल पर कहीं कोई हलचल नहीं दिख रही। सिर्फ भारत की मोदी सरकार है जो इस मुद्दे को उठा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो अपने पर्व और त्योहार भी नहीं मना पा रहे। दुर्गा पूजा का त्योहार आ रहा है और इस दौरान मंडप लगाकर मां दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू शायद ही दुर्गा पूजा मना पाए, क्योंकि वहां के कट्टरपंथी संगठनों ने धमकी जारी की है, जिसके बारे में बांग्लादेश के बड़े अखबार द डेली स्टार में भी खबर पब्लिश हुई। इसमें लिखा है कि 5 लाख टका, बांग्लादेश में यही करेंसी चलती है ना, टका, तो 5 लाख टका दो, नहीं तो दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। बांग्लादेश के मौलाना बकायदा रैली निकालकर ऐलान कर रहे हैं कि इस बार दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। देखिए एक बार। दुर्गा पूजा के लिए बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने एक तरह से फतवा जारी कर दिया। ये एक तरह का जजिया टैक्स की तरह ही है जो मुस्लिम शासन में रहने वाले गैर मुसलमानों से लिया जाता है। यह फतवा हर दुर्गा पूजा पंडाल को भेजा जा रहा है। सभी पंडालों से कहा गया कि 5 लाख टका देना पड़ेगा, पैसा नहीं देने पर दुर्गा पूजा पंडाल नहीं लगाने देंगे। कट्टरपंथियों की इस धमकी से बांग्लादेश के हिंदुओं में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, खासतौर पर पूजा कमेटी वाले तो घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं को नौकरी तक से निकाला जा रहा है, जबरन इस्तीफे दिलवाए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के घरों में आगजनी और लूटपाट की खबरें तो आपने खूब देखी। बांग्लादेश के स्कूलों में भी हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की नई साजिश है, जिसके तहत हिंदू लड़कियों से कहा जा रहा है कि वो हिजाब पहने। ये तस्वीरें बांग्लादेश के रंगपुर में सरकारी स्कूल की आपको दिखा रहा हूं, जहां हिंदू बच्चियों को धमकाया जा रहा है कि अगर हिजाब नहीं पहना तो लोग गंदी नजर से देखेंगे। इन बच्चियों का कहना है कि वो बहुत दबाव में है। क्लासरूम के अंदर टीचर तक हिंदुओं को अपशब्द कहते हैं। सुनिए बच्चियां क्या कह रही हैं। আবার আমাদেরকে বলছে যে তোমরা কোরআন শরীফের ইদানি সূরা মুখস্থ করবা, 7 দিনের মধ্যে অর্থসহ সূরা মুখস্থ করবা, তাই নাইলে হিজাব পরবা। হিজাব থেকে ওরা হিজাব করতে বলছে, আবার পর্দা করতে বলছে। তাই পর্দা না করলে তোমাদের শরীর মেয়েরা ছেলেরা দেখতে পাবে, গাল দেয়। ক্লাসে আবার স্যারেরা বাজেভাবে আমাদেরকে গালি দেয়। আমাদের ক্লাসে যে স্যার বললো যে তোমরা হিন্দু মেয়েরা কয়েকজন আছে দাঁড়াও, তারপর আমরা দাঁড়াইলাম, বলতেছে তোমরা হিজাব পরো না কেন। बांग्लादेश के कट्टरपंथी तालिबानी फरमान जारी कर रहे हैं, हिंदुओं की जान खतरे में है। लेकिन बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अमेरिका में बाइडेन से गले मिल रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशी मूल के नागरिक इस बात को समझ रहे हैं। अमेरिका में बसे बांग्लादेशियों के समझ में आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके देश के साथ कैसे खेल हुआ है। इसलिए जब मोहम्मद यूनुस अमेरिका गए तो वहां बांग्लादेशी मूल के नागरिकों ने जमकर प्रोटेस्ट किया, यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनुस को फादर ऑफ टेररिस्ट कहा गया। इतना ही नहीं, यूनुस को हिंदू किलर भी कहा गया। सुनिए अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशियों का गुस्सा कैसे भड़का हुआ है। तो ये सब कुछ बांग्लादेश में चल रहा है।